आज हम कक्षा 12 के जीव विज्ञान की पीडीएफ सामग्री अध्याय 1 पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन का पूरा विश्लेषण करने वाले हैं। बिल्कुल। और आज का हमारा लक्ष्य सिर्फ ऊपर ऊपर से चीजों को देखना नहीं है, बल्कि एक शिक्षक की तरह हम इस पूरे सुंदरता के लिए नहीं है, बल्कि ये पादपों के लैंगिक जनन अंग हैं। इनका मुख्य उद्देश्य फल और बीज बनाना है। देखिए, इसे समझना बहुत आसान है। फूल सिर्फ सजावट के लिए नहीं होते। अगर हम वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो फूल असल में पौधा का रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी प्रजनन तंत्र। एक प्रारूपिक पुष्प के 4 मुख्य भाग होते हैं: बाह्य दल, दल, पुमंग जिसे नरंग कहते हैं, और जायांग जो मादा अंग है। इसे ऐसे समझ यानी दल वो कीड़ों को बुलाने के लिए विज्ञापन का काम करती हैं। अच्छा, और अंदर के हिस्से? हाँ, असली मशीनरी अंदर होती है। पुमंग नर हिस्सा है और जायांग मादा हिस्सा है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक फूल की अनुदैर्घ्य काट। इसमें वर्तिकाग्र, परागकोश और अंडाशय को साफ तौर पर लेबल किया गया है। जी, इस चित्र को ध्यान से देखें। सबसे ऊपर जो चिपचिपा हिस्सा है वो वर्तिकाग्र है, जहां पराग कण आकर गिरते हैं। जो पीले रंग के छोटे गुब्बारे जैसे दिख रहे हैं वो परागकोश है, जो नर हिस्सा है। और सबसे नीचे फूला हुआ भाग अंडाशय है, जहां भविष्य का बीज बनता है। आगे क्या आप जानते हैं? बॉक्स दिया है, जिसमें लिखा है फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। यह एक छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण तथ्य है। व्यापारिक रूप से जब हम फूलों को उगाते हैं तो उस पूरी कृषि विज्ञान की शाखा को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। अब हम पेज 2 पे आ गए हैं। हेडिंग है नर जनन अंग पुंकेसर। इसके 2 भाग लिखे हैं। पहला, एक लंबा और पतला डंठल जिसे तंतु कहते हैं, और दूसरा अंतिम सिरा जो फूला हुआ होता है उसे परागकोश कहते हैं। हाँ, पुंकेसर को एक छोटे से एंटीना की तरह मान सकते हैं। जो डंडी है वो तंतु है और ऊपर का रिसीवर परागकोश है। इसी लाइन के आगे ब्रैकेट में बहुत भारी शब्द लिखे हैं। परागकोश प्रायः द्विपालिक और द्विकोष्ठी होता है। ये शब्द बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत अहम है। इसे एक सूटकेस की तरह समझिए। परागकोश 2 हिस्सों में बटा होता है, इसलिए इसे द्विपालिक कहते हैं। मतलब 2 लोब्स होते हैं। बिल्कुल। और अगर उस सूटकेस को खोलें तो हर हिस्से के अंदर 2 अलग अलग कमरे होते हैं, तो कुल 4 कमरे हो गए। इसीलिए इसे द्विकोष्ठी भी कहा जाता है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक टीएस परागकोश यानी परागकोश की अनुप्रस्थ काट। इसमें 4 परतों के नाम दिए हैं: बाह्य त्वचा, अंतःसीसियम, मध्य परत और टेपिटम। इस चित्र की परतें बहुत दिलचस्प है। बाहर की जो 3 परतें हैं, बाह्य त्वचा, अंतःस्थीसियम और मध्य परत, ये बिल्कुल बॉडीगार्ड की तरह काम करती है। मतलब इनका काम सिर्फ सुरक्षा करना है। हाँ, सुरक्षा करना, और जब परागकण पक जाए तो इस परागकोश को फटने में मदद करना। लेकिन सबसे अंदर वाली परत, जिसे टेपिटम कहते हैं, वो सबसे खास है। टेपिटम के बारे में नोट्स में लिखा है कि ये विकासशील परागकणों को पोषण देती है। कण जिंदा नहीं रह सकते। ये तो बहुत ही स्पष्ट हो गया। अब पेज 3 की तरफ बढ़ते हैं। हेडिंग है लघु बीजाणु जनन। इसमें लिखा है पराग मात्र कोशिका यानी पीएमसी, जो कि 2n है, उसे अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु चतुष्क का बनना। देखिए, ये नाम थोड़े मुश्किल लग सकते हैं, लेकिन प्रक्रिया सरल है। पराग मात्र कोशिका मतलब वो कोशिका जो पराग कणों को जन्म देगी। और यहाँ 2n का मतलब क्या है? 2n का मतलब है कि उसमें गुणसूत्रों का पूरा सेट है, लेकिन जब जनन होता है तो गुणसूत्र आधे करने पड़ते हैं। इसीलिए अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस होता है। तो एक कोशिका टूटकर 4 बन जाती है? जी हाँ, एक पीएमसी से 4 कोशिकाएं बनती हैं जो आपस में जुड़ी होती हैं। इसी समूह को चतुष्क कहते हैं। बाद में सूखने पर ये चारों अलग होकर परागकण बन जाते हैं। यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि कैसे एक पीएमसी से विभाजन होकर चतुष्क बनता है और फिर वो अलग होकर गोल परागकण बन जाते हैं। बिल्कुल, ये चित्र उसी पूरी यात्रा को क्रम से दिखा रहा है कि कैसे एक कोशिका 4 स्वतंत्र पराग कणों में बदल जाती है। इसी पेज पर एक बॉक्स है संख्या का जादू। इसमें लिखा है कि एक परागकोश में कई हजार परागकण बनते हैं। प्रकृति बहुत होशियार है। हवा या कीड़ों से परागण होना कोई पक्की बात तो है नहीं। हाँ,
बहुत सारे तो रास्ते में ही बर्बाद हो जाते होंगे। सही कहा। इसीलिए पौधे लाखों की संख्या में परागकण बनाते हैं ताकि कम से कम एक तो अपनी सही जगह यानी मादा फूल तक पहुंच ही जाए। चलिए अब पेज 4 पर चलते हैं। हेडिंग है परागकण की संरचना। इसमें लिखा है कि इसके 2 आवरण होते हैं। बाहरी परत बाह्यचोल है जो स्पोरोपोलेनिन की बनी है, और अंदर की परत अंतःचोल है जो सेलुलोज और पेक्टिन की बनी है। ये जो बाहरी परत है ना, स्पोरोपोलेनिन की, ये जीव विज्ञान का एक अजूबा है। ये दुनिया का सबसे कठोर कार्बनिक पदार्थ है। नोट्स में आगे लिखा भी है कि इस पर उच्च तापमान या किसी भी मजबूत अम्ल यानी एसिड का कोई असर नहीं होता है। बिल्कुल, ये परागकण को सालों साल सुरक्षित रखता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर ये स्पोरोपोलेनिन इतना ही कठोर है, दुनिया का सबसे मजबूत पदार्थ है, तो जब परागकण को उगना होगा तो अंदर की नली इस लोहे जैसी दीवार को तोड़कर बाहर कैसे निकलेगी? ये बहुत ही होशियार सवाल है। प्रकृति ने इसका भी उपाय किया है। परागकण की इस कठोर दीवार में कुछ छोटी छोटी जगहें होती हैं जहां स्पोरोपोलेनिन नहीं होता। अच्छा, मतलब वहां कोई सुरक्षा दीवार नहीं है? जी, उन जगहों को जनन छिद्र कहते हैं। आप इसे एक मजबूत बंकर का इमरजेंसी एग्जिट समझ सकते हैं। जब परागकण को अंकुरित होना होता है तो वो पतली नली उसी छिद्र से आराम से बाहर आ जाती है। वाह, क्या बात है। आगे इसी पेज पर लिखा है कि परागकण में 2 कोशिकाएं होती हैं, एक बड़ी कायिक कोशिका और एक छोटी जनन कोशिका। और 60% आवृत बीजी पादपों में परागकण इसी 2 कोशिकीय अवस्था में झड़ते हैं। कायिक कोशिका के पास भोजन का भंडार होता है, और जो छोटी जनन कोशिका है वही आगे जाकर नर युग्मक बनाती है। 60% पौधों में ये इसी अवस्था में हवा में उड़ जाते हैं। अब पेज 5 पर परागकणों की जीवन क्षमता और उपयोग हेडिंग है। लिखा है गेहूं और धान में जीवन क्षमता सिर्फ 30 मिनट है, जबकि रोजेशी और लेग्यूनेसी में ये कई महीनों तक होती है। देखिए, गेहूं और धान का जीवन चक्र बहुत तेज होता है, तो उन्हें लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ता। लेकिन बाकी पौधों को अपनी प्रजाति बचाने के लिए कई महीनों तक जिंदा रहना पड़ता है। इसी के नीचे पराग बैंक के बारे में लिखा है। द्रव नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पर इन्हें सुरक्षित रखा जाता है। जी हाँ, -196 डिग्री। इसे क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। ये बिल्कुल ब्लड बैंक जैसा है, ताकि भविष्य में अच्छे पौधों की नस्ल तैयार करने के लिए इन परागकणों का इस्तेमाल किया जा सके। पेज 5 के आखिर में स्वास्थ्य से जुड़ा एक तथ्य है। गाजर घास, जिसे परथीनियम कहते हैं, उससे दमा और एलर्जी होती है। लेकिन दूसरी तरफ एथलीट्स के लिए ऊर्जा बढ़ाने वाली गोलियां भी परागकणों से बनती हैं। ये एक विरोधाभास है। गाजर घास के परागकण हमारे श्वसन तंत्र को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन सामान्यतः परागकणों में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट कूट कूट कर भरा होता है। इसीलिए रेस के घोड़े और एथलीट्स इसे सप्लीमेंट की तरह खाते हैं। बिल्कुल, पश्चिमी देशों में यह बहुत आम है। अब हम खंड 3 यानी पेज 6 पर आते हैं। हेडिंग है मादा जनन अंग, स्त्री केसर और बीजांड। जायांग के 3 भाग लिखे हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। इसे एक लैंडिंग पैड की तरह विजुअलाइज करें। मतलब वर्तिकाग्र वो पैड है? हाँ, सबसे ऊपर का हिस्सा वर्तिकाग्र है जो चिपचिपा होता है। बीच की नली वर्तिका है और नीचे का सुरक्षित कमरा अंडाशय है। इसी अंडाशय के अंदर बीजांड होता है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है बीजांड की संरचना। इसमें बीजांड द्वार, अध्यावरण, बीजांडकाय और बिल्कुल बीच में भ्रूणकोश लेबल किया हुआ है। इस चित्र में जो बीजांड द्वार है वो असल में एक छोटा सा रास्ता है जहां से पराग नलिका अंदर आएगी। बीजांडकाय में बहुत सारा खाना जमा होता है और सबसे अहम हिस्सा वो बीच का भ्रूणकोश है। चलिए इस भ्रूणकोश को ही पेज 7 पर डिटेल में पढ़ते हैं। हेडिंग है भ्रूणकोश, 7 कोशिकीय 8 केंद्रकीय संरचना। ये पूरे चैप्टर का सबसे कंफ्यूजिंग लेकिन सबसे मजेदार हिस्सा है। पहले तो इसमें गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया लिखी है कि 4 गुरु बीजाणु बनते हैं, जिनमें से 3 नष्ट हो जाते हैं और सिर्फ 1 सक्रिय रहता है। जी, नर परागकणों में 4 जिंदा रहते थे, लेकिन मादा में ऐसा नहीं है। यहाँ 4 में से 3 मर जाते हैं और जो 1 बचता है वही पूरा भ्रूणकोश बनाता है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक परिपक्व भ्रूणकोश। इसमें ऊपर की तरफ 3 प्रतिव्यासांत कोशिकाएं हैं, बीच में 2 ध्रुवीय केंद्रक हैं और नीचे एक अंड कोशिका के साथ 2 सहायक कोशिकाएं हैं।
नीचे तंतुरूप समुच्चय भी है। तंतुरूप समुच्चय का काम पराग नलिका को रास्ता दिखाना होता है। पर एग्जाम के नजरिए से मेरा एक सवाल है। नोट्स की हेडिंग कहती है कि इसमें 8 केंद्रक हैं, लेकिन इसे 7 कोशिकीय कहा जाता है। अगर केंद्रक 8 हैं तो कोशिकाएं भी 8 क्यों नहीं हैं? इसे समझना बहुत जरूरी है। मान लीजिए ये एक बड़ा घर है जिसमें 8 लोग यानी 8 केंद्रक रहते हैं। ठीक है, 8 लोग हैं। अब 3 लोग घर के ऊपरी हिस्से में जाकर अपनी दीवारें बना लेते हैं। वो 3 प्रतिव्यासांत कोशिकाएं बन गईं। 3 लोग नीचे जाकर अपनी दीवारें बना लेते हैं। वो अंड कोशिका और सहायक कोशिकाएं बन गईं। मतलब 6 केंद्रक तो सेटल हो गए, बचे 2। बिल्कुल। वो जो बाकी बचे 2 केंद्रक हैं वो घर के बीच के एक बहुत बड़े हॉल में एक साथ रहते हैं। वो अलग अलग दीवारें नहीं बनाते। उस बड़े हॉल को केंद्रीय कोशिका कहते हैं। अरे वाह! तो अगर हम केंद्रक गिने तो 3 ऊपर, 3 नीचे और 2 बीच में। हाँ। कुल 8 हुए। हाँ, लेकिन अगर आप कोशिकाएं यानी कमरे गिनेंगे तो 3 ऊपर, 3 नीचे और एक वो बड़ा हॉल यानी सिर्फ 7 कोशिकाएं। इसीलिए ये 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय संरचना है। ये तो बहुत ही शानदार तरीके से स्पष्ट हो गया। अब पेज 8 पर चलते हैं। हेडिंग है परागण के प्रकार। इसमें 3 प्रकार दिए हैं: स्वयुग्मन, सजात पुष्पी और परनिषेचन। परागण मतलब पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना। स्वयुग्मन तो सबसे आसान है। अपने ही फूल के परागकण अपने ही वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं। और सजात पुष्पी में क्या होता है? इसमें फूल तो दूसरा होता है, लेकिन वो उसी पेड़ का होता है, यानी जेनेटिकली वो स्वपरागण ही है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है कुछ तीरों की मदद से। एक तीर उसी फूल में मुड़ रहा है, दूसरा तीर उसी पौधे के दूसरे फूल पर जा रहा है और तीसरा तीर एकदम अलग पौधे के फूल पर जा रहा है। जी, जो तीसरा तीर अलग पौधे पर जा रहा है वही परनिषेचन है। इसमें एकदम नया डीएनए आता है जिससे बीजों की क्वालिटी बेहतर होती है। इसी पेज पर एक नोट है उन्मील और अनुन्मील फूलों के बारे में। अनुन्मील फूल वो होते हैं जो कभी खिलते ही नहीं है, वो हमेशा बंद रहते हैं, तो उनके पास स्वपरागण के अलावा कोई और रास्ता होता ही नहीं है। पेज 9 पर आते हैं। अजैवीय कारक। इसमें हवा और पानी के जरिए परागण की बात है। वायु परागण में मक्का का उदाहरण है और जल परागण में वेलिस्नेरिया का। जो हवा से परागण करते हैं उनके परागकण बहुत हल्के होते हैं। यहाँ चित्र में दिखाया गया है मक्के का भुट्टा जिसके बाल यानी सिल्क हवा में उड़ रहे हैं, और वेलिस्नेरिया के चित्र में मादा फूल पानी के ऊपर तैर रहा है। वो जो मक्के के बाल हैं ना, वो असल में लंबी वर्तिका और वर्तिकाग्र हैं। वो हवा में लहराते हैं ताकि उड़ते हुए पराग कणों को जाल की तरह पकड़ सकें। और वेलिस्नेरिया में नर फूल टूटकर पानी पर तैरता हुआ मादा फूल तक पहुंचता है। लेकिन जो हवा और पानी से परागण करते हैं उनमें कोई खुशबू या रंग नहीं होता, ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें किसी कीड़े को तो आकर्षित करना नहीं है। हवा और पानी तो निर्जीव हैं। रंग और खुशबू बनाने में पौधे की ऊर्जा खर्च होती है जो वो यहाँ बचा लेते हैं। ये तो बहुत लॉजिकल है। अब पेज 10 पर हैं जीवीय कारक। यहाँ लिखा है कि कीट और प्राणियों को आकर्षित करने के लिए फूल रंगीन होते हैं, खुशबू छोड़ते हैं और मकरंद देते हैं। जी, ये सब कीड़ों के लिए पुरस्कार है। कीड़ा मकरंद पीने आता है और अनजाने में परागण कर जाता है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक मधुमक्खी फूल पर बैठी है और उसके पैरों में पीले परागकण चिपके हुए हैं। यही जीवीय परागण का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। पर इसी पेज पर एक अजीब बात लिखी है। कुछ फूल सड़े मांस जैसी बदबू छोड़ते हैं और मक्खियों को बुलाते हैं। देखिए, प्रकृति में सबको गुलाब की खुशबू पसंद नहीं होती। जो मक्खियां कूड़े या सड़े मांस पर बैठती हैं, अगर पौधे को उनसे परागण कराना है तो उसे वैसी ही बदबू छोड़नी पड़ेगी। मतलब कीड़े की पसंद के हिसाब से फूल अपना परफ्यूम बदल लेते हैं। बिल्कुल, इसे हम अनुकूलन या एडेप्टेशन कहते हैं। इसी पेज पर युक्का और शलभ का उदाहरण भी है। लिखा है कि शलभ अंडाशय में अंडे देता है और बदले में परागण करता है। ये सहजीवन का बहुत गहरा रिश्ता है। दोनों एक दूसरे के बिना अपना जीवन चक्र पूरा ही नहीं कर सकते। शलभ को अंडे देने के लिए सुरक्षित जगह मिल जाती है और युक्का का परागण हो जाता है।
अब पेज 11 की बात करते हैं। बहिर्प्रजनन युक्तियां और पराग स्त्री केसर संकर्षण। इसमें लिखा है कि पौधे स्वपरागण रोकने के लिए असंगतता या स्व अयोग्यता का इस्तेमाल करते हैं और परागकण को पहचानने के लिए रासायनिक संवाद होता है। यह एक बहुत ही अहम सुरक्षा प्रणाली है। अगर आम के फूल पर अमरूद का परागकण गिर जाए तो क्या होगा? शायद कुछ नहीं। बिल्कुल कुछ नहीं, क्योंकि वर्तिकाग्र एक सख्त सिक्योरिटी गार्ड है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि कैसे वो सही और गलत को पहचानता है। जब परागकण गिरता है तो दोनों के बीच रसायनों यानी केमिकल्स के जरिए बातचीत होती है। एक तरह का पासवर्ड चेक होता है। मतलब अगर पासवर्ड सही है तभी पराग नलिका अंदर जाएगी। हाँ, अगर पासवर्ड मैच नहीं हुआ तो वर्तिकाग्र उस परागकण को वहीं रोक देती है, अंकुरित नहीं होने देती। क्या गजब की व्यवस्था है। पेज 12 पर इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है दोहरा निषेचन। इसके 2 पॉइंट लिखे हैं। पहला, युग्मक संलयन, जहां नर युग्मक अंड कोशिका से मिलकर युग्मनज बनाता है। दूसरा, त्रिसंलयन, जहां नर युग्मक 2 ध्रुवीय केंद्रकों से मिलकर भ्रूणपोष बनाता है। छात्रों को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसे दोहरा निषेचन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ एक साथ 2 बार मिलन हो रहा है। अच्छा, कैसे? पराग नलिका जब अंदर आती है तो वो 2 नर युग्मक छोड़ती है। पहला वाला सीधा अंड कोशिका के पास जाता है और युग्मनज बनाता है, जो आगे चलकर बच्चा यानी भ्रूण बनेगा। और दूसरे वाले नर युग्मक का क्या होता है? दूसरा वाला बीच के उस बड़े हॉल में जाता है जहां 2 ध्रुवीय केंद्रक बैठे हैं, वो उनके साथ मिल जाता है। चूंकि यहाँ 3 लोग मिल रहे हैं, इसलिए इसे त्रिसंलयन कहते हैं। और इससे क्या बनता है? इससे भ्रूणपूष बनता है, जो असल में उस बढ़ते हुए भ्रूण का खाना होता है। मतलब पौधे ने बच्चा भी बनाया और उसका टिफिन बॉक्स भी साथ में पैक कर दिया। यहाँ चित्र में दिखाया गया है पराग नलिका का प्रवेश और अंदर होने वाले ये दोनों संलयन। जी, इस चित्र में हम स्पष्ट देख सकते हैं कि 2 अलग-अलग जगह पर निषेचन हो रहा है। अब हम पेज 13 पर हैं। निषेचन के बाद की घटनाएं। भ्रूणपोष के लिए नारियल पानी और मलाई का उदाहरण दिया है और भ्रूण को द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री में बांटा है। जो कच्चा नारियल पानी हम पीते हैं वो मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष है। मतलब उसमें सिर्फ केंद्रक तैर रहे हैं, कोशिका भित्ति नहीं है। जब वो पकने लगता है तो किनारे पर दीवारें बन जाती हैं, जिसे हम मलाई कहते हैं। यहाँ चित्र में दिखाया गया है गोलाकार, हृदयाकार और अंत में एक परिपक्व भ्रूण का विकास। हाँ, भ्रूण का विकास धीरे धीरे आकार बदलता है और अगर उसमें 2 दालें यानी बीजपत्र हैं तो वो द्विबीजपत्री हैं जैसे चना, और अगर एक है तो वो एक बीजपत्री है जैसे मक्का। अब हम पेज 14 पर आते हैं। बीज और फल। निषेचित बीजांड बीज बनता है। इसमें एल्ब्यूमिनस और गैर एल्ब्यूमिनस बीज लिखे हैं और फल के लिए सत्यफल, आभासी फल और अनिषेक जनित फल का जिक्र है। सेब और केले का उदाहरण है। देखिए, अगर बीज के अंदर खाना यानी भ्रूणपोष बचा रह गया तो वो एल्ब्यूमिनस है जैसे गेहूं। अगर पूरा खाना खत्म हो गया तो वो गैर एल्ब्यूमिनस है जैसे मटर। और फलों के प्रकार। फल अंडाशय से बनता है। अगर सिर्फ अंडाशय से बना है तो वो सत्य फल है जैसे आम। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक सेब का कटा हुआ हिस्सा जिसे आभासी फल कहा गया है। सेब में क्या होता है कि अंडाशय के अलावा फूल का निचला हिस्सा जिसे पुष्पासन कहते हैं वो भी फूलकर गूदेदार हो जाता है और हम उसी को खाते हैं, इसलिए ये आभासी यानी झूठा फल है। और केला अनिषेक जनित क्यों है? क्योंकि केले में बिना निषेचन के ही फल बन जाता है। नर और मादा का मिलन ही नहीं होता, इसलिए उसमें बीज भी नहीं होते। अब हम पीडीएफ के आखिरी पेज यानी पेज 15 पर आ गए हैं। हेडिंग है विशेष तंत्र, असंगजनन और बहुभ्रूणता। असंगजनन के बारे में लिखा है कि बिना निषेचन के बीज पैदा करना, और बहुभ्रूणता में एक बीज में एक से ज्यादा भ्रूण जैसे संतरा। असंगजनन को अंग्रेजी में एपोमिक्सिस कहते हैं। ये किसानों के लिए बहुत काम की चीज है। नोट्स में भी इसे हाइब्रिड बीज उद्योग के लिए वरदान कहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि बिना निषेचन के बीज बन रहा है तो इसमें माँ के गुण बिल्कुल नहीं बदलते। ये एक तरह का क्लोन होता है। दोस्तों, हमारे पास एनसीईआरटी की साइंस की नोट्स क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक पूरी तरह उपलब्ध है। आप इन सभी पीडीएफ नोट्स का प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं और ये सभी सामग्री बहुत ही कम कीमत में प्रदान की जा रही है।
आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि लगभग सभी प्रतियोगी और स्कूल स्तर की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न एनसीईआरटी से ही आते हैं। इसलिए यह सामग्री आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। अगर आप ये एनसीईआरटी साइंस पीडीएफ लेना चाहते हैं तो अभी हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। व्हाट्सएप नंबर 7739541921 आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए हम हमेशा आपके साथ हैं।